Hello everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel. So in this video we are going to discuss questions from real analysis portion from 30th November 2020 question paper here. So start with the first question. So as according to the first question, this question is from part B. Question says that limit n is tending to infinite n plus 1 into n plus 2 up to n plus n raised to the power 1 by n divided by n is equals to. हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हुआ। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला काम में लेंगे लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट a n रेस्ट टू द पावर 1 बाय n फाइनाइट पॉजिटिव नंबर हो तो इसकी लिमिट हमारे पास इक्वल आती है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट a n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a n की। तो अगर यहाँ से इस फॉर्मेट को काम में ले, ये हमें इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे हम यहाँ से इस फॉर्मेट में राइट आउट कर सकते हैं। यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारे पास n, अगर हम इसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n प्लस n, ये तो है ही हमारे पास, न्यूमिनेटर तो सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय n की पावर n की होल पावर 1 बाई एन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये हमारे पास ए एन की फॉर्म, ए एन रेज़ टू द पावर 1 बाई एन की फॉर्म में आ गया। तो इसकी जो लिमिट आएगी एन स्टैंडिंग टू इनफाइनाइट पर, वो वैल्यू हमारे पास लिमिट एन स्टैंडिंग टू इनफाइनाइट कंप्लीट जो टर्म है हमारे पास यहाँ से ये ए एन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब अगर हम यहाँ से ए एन प्लस 1 लिखना चाहें तो ए एन प्लस 1 हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, n प्लस 2 आ जाएगा, n प्लस 3 आ जाएगा, एंड देन सो ऑन। यहाँ से हमारे पास जो लास्ट टर्म आएगी वो आ जाएगी हमारे पास n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 आ जाएगा। हमें ये फॉर्मेट चाहिए an बाई an प्लस 1। तो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास रिमेनिंग टर्म कौन सी रहेगी, जो n प्लस 2 है वो यहाँ से इस n प्लस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से टर्म कैंसिल आउट होंगे तो वैल्यू क्या क्या बचेगी यहाँ से, इसमें तो हमारे पास यहाँ से an में तो न्यूमिनेटर में एक तो बच रहा है, यहाँ से 2n प्लस 1 बचेगा और एक बचेगा यहाँ से 2n प्लस 2, यही तो बचेगा यहाँ से डिवाइडेड बाई। इसी तरीके से यहाँ से न्यूमिनेटर में ये हमारे पास यहाँ से n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 है, तो इसे हम ये तो लिख सकते हैं n प्लस 1 की पावर n, एक तो पावर यहाँ लिख दी और एक पावर हम यहाँ लिख देंगे, इस फॉर्मेट में यहाँ से लिख सकते हैं, और न्यूमिनेटर में आ जाएगा n की पावर n। यहाँ से ये फॉर्मेट ही तो बनेगा हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी, यहाँ से ये पावर हमारे पास n प्लस 1 थी, ये तो हमने यहाँ से इसको तोड़ के लिख दिया। अब अगर यहाँ से देखें इसमें भी तो n प्लस 1 बाकी था, तो यहाँ से स्क्वायर बन जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 में। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 प्लस 1 बाई एन इंटू 2 प्लस 2 बाई एन, एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद, यहाँ से आएगा ये हमारे पास फॉर्मेट लिखा जा सकता है 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एन रेस्ट टू द पावर, ये n में चला गया है यहाँ से हमारे पास। तो अब अगर इसे हम यहाँ से सॉल्व करें, लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे, ये टर्म टेंडिंग टू 0 होगी, ये 0 में जाएगा और ये 0 में जाएगा। तो यहाँ से तो सॉल्व करने पर वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ से इसके एक्सप्रेशन को हम e लिख सकते हैं, तो 4 बाई e आ गई हमारे पास यहाँ से लिमिट। तो यहाँ से अगर देखें 4 बाई e, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक मैं ये मान के चल रही हूँ आपको यहाँ से ये ए एन प्लस 1 बाई ए एन कैसे बनाए ये समझ आ गया होगा। इनकेस अगर नहीं आया तो अगर हम दोबारा इसको राइट आउट करें तो यहाँ से अगर इसका हम फॉर्मेट पहले देख लेते हैं, ये हमने कैसे राइट आउट किया है। अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास ए एन जो लिया हुआ है उसी के रेस्पेक्ट में हमने ए एन प्लस 1 बनाए, ए एन हमारे पास यहाँ से ये था। अब अगर रेस्पेक्टिवली ए एन प्लस 1 हम और राइट आउट करें तो ए एन प्लस 1 हमारे पास यहाँ से यही तो लिखा जाएगा, ए एन प्लस 1 इक्वल्स टू एन प्लस 2 एन प्लस 3 एंड देन सो ऑन n प्लस 1 n प्लस 1 रेस्ट टू दी होल पावर जो आएगी वो हमारे पास यहाँ से डिवाइडेड बाई में आएगा। ये हमने an की पावर 1 बाई n से कंपेयर किया इसको, तो an तो हमारे पास ये आएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास n प्लस 1 रेस्ट टू दी पावर n प्लस 1। अब हमने लिखना क्या है, an प्लस 1 अपॉन an, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसका तो न्यूमिनेटर है हमारे पास n प्लस 2 n प्लस 3 एंड देन सो ऑन। यहाँ से अब यहाँ से देखें तो 1 बाई 1 वैल्यू इंक्रीज हो रही है, n प्लस 2 है, n प्लस 3 एंड देन सो ऑन। यहाँ से वैल्यू आएगी 2n प्लस 1, इसके नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ से अगर इसमें देखें तो n प्लस 1 रेस्ट टू दी पावर n प्लस 1 को लिख रहे हैं n प्लस 1 की पावर n इंटू n प्लस 1। सेम हमें यहाँ से डिवाइड में an लिखना है, तो an अगर डिवाइड में लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास उल्टी होकर लिखी जाएगी, जो कि आ जाएगी n की पावर n डिवाइडेड बाई, यहाँ से ये टर्म आ जाएगी हमारे पास n प्लस 1 n प्लस 2
एंड देन सो ऑन, यहाँ से हमारे पास n प्लस एन वैल्यू। तो अगर हम यहाँ से देखें n+2 से कैंसिल आउट होगा, सो ऑन आगे की जो टर्म होगी कैंसिल आउट हो जाएगी, इसी तरीके से n प्लस एन से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तो 2 टर्म तो हमारे पास ये रिमेनिंग है, एक हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके हमने इसी फॉर्मेट में तो बाकी को लिखा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट बी। द क्वेश्चन सेज दैट y हमें 1 to 100 के डिजिट में एक सेट दिया हुआ है एंड लेट h फ्रॉम y to y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देन द टोटल नंबर ऑफ g y to y satisfying the equation which is g of hj is equals to h into gj for all j belongs to y is। हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक मेथड रहता है, हम अपनी मर्जी से कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस टेक h of x इक्वल्स टू, हमने यहाँ से इंक्रीजिंग फंक्शन लेना है तो h of x इक्वल्स टू x ले लेते हैं। यहाँ से हमने आइडेंटिकल फंक्शन ले लिया है ये हमारे पास। तो अगर इस फंक्शन में देखें तो यहाँ से हमने ये क्या लेना है, इस तरीके से लेना है g ऑफ h ऑफ j की जो वैल्यू आ रही है फॉर ऑल j के लिए। तो g ऑफ h ऑफ, यहाँ से अगर देखें तो h ऑफ x से लिख देते हैं, इक्वल्स टू हमारे पास आना चाहिए h ऑफ g ऑफ x, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, तो इसके केस में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी h ऑफ x की जगह हम x लिख सकते हैं, इक्वल्स टू यहाँ से अगर देखें g h ऑफ g ऑफ x, तो यहाँ से h ऑफ x था तब हमने यहाँ से x लिखा था, तो h ऑफ g ऑफ x आएगा तो यहाँ से जो फंक्शन है वो का वही पूरा लिखा जाएगा। यहाँ से फंक्शन में ये है वैल्यू तो g ऑफ x आ गया। फॉर ऑल x के लिए हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो यहाँ से हमारा h ऑफ x इक्वल्स टू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब यहाँ से इस फंक्शन के यहाँ से कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बन सकते हैं, हम जानते हैं अगर हमारा कोई भी फंक्शन f a to b में डिफाइन किया गया हो तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a to b इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ b एस टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए आती है। अब यहाँ से x जो है हमारे पास यहाँ से इसे इंटरवल y से लिया हुआ है, x यही तो लिया हुआ है, इंटरवल y का एक एलिमेंट है, तो यहाँ से इंटरवल y में टोटल 100 एलिमेंट है, तो यहाँ से इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी 100 रेज़ टू द पावर 100। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा, बाकी ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो गए, तो ये जो बचा हुआ ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As in the next question we have to find the sum of infinite series। इस infinite series का हमें यहाँ पर sum find out करना है। तो अगर इस infinite series का हमें यहाँ से sum find out करना है तो इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से देखें ये हमारे पास जो सीरीज है इसे हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ से प्लस माइनस अल्टरनेट फॉर्म में है, तो एक तो आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर n +1 आएगा, बिकॉज ऑफ फर्स्ट में हमारे पास यहाँ से प्लस साइन है, तो n+1 या n-1 के केस में प्लस साइन आ सकता है, n के केस में यहाँ से प्लस साइन नहीं आएगा, तो n नेचुरल नंबर के सेट से लेंगे, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, सेकेंड टर्म 3 इंटू 1 फैक्टोरियल 4 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अगर हम यहाँ से फॉर्मेट देखें, जब n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 है तो उसके केस में 2 आया है, तो यहाँ पर हमारे पास n+1 आया है। बट नेक्स्ट में हमारे पास मल्टीपल में फैक्टोरियल भी आ रहा है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करके n-1 का फैक्टोरियल तो आ रहा है, यहाँ से 1 है तो 0 का फैक्टोरियल आया है, 2 है तो 1 का फैक्टोरियल आया है, इसका मतलब n-1 का फैक्टोरियल के फॉर्म में चल रहा है। ये हमारे पास सम लगा देते हैं n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट। हमें यहाँ से यही तो सीरीज गिवन है, ये हमने सिंप्लीफाई करके सम्स ऑफ सीरीज के फॉर्म में लिख दिया ना। अब अगर इसे हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, इसे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और n से डिवाइड कर देते हैं, तो लास्ट रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, सम ऑफ सीरीज सेम रहेगा। तो इसे अगर और सिंप्लीफाई करें, सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट, ये हमारे पास क्या बन गया -1 रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 आ गया, n आ गया इंटू में n-1 का फैक्टोरियल, तो ये पूरा सिंप्लीफाई होकर ये बन जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, और ये एक और n था तो n हम यहाँ एस लिख लेते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं। अब ये जो n है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें +1 ऐड कर दे, -1 ऐड कर दे, हमारे पास आंसर सेम रहेगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब अगर इसे हम आगे सिंप्लीफाई करें, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर n+1, ये तो हम बाहर लिख देते हैं, ये आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, माइनस में आएगा 1/n+1 का फैक्टोरियल आ गया। इसे यदि हम आगे और सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई होके अब हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट आएगा -1 रेज़ टू द पावर n+1, इंटू में आ गया यहाँ से 1/n का फैक्टोरियल बन जाएगा, यहाँ से ये माइनस, यहाँ से ये है 1/n+1 का फैक्टोरियल। तो अगर अब हम यहाँ से देखें अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास
ये सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट अगर एक्सपेंड कर दें, इसे एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ से, अगर फर्स्ट को लिखे -1n+1/n फैक्टोरियल, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये बनेगा 1 - 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल माइनस 1/4 का फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन, यहाँ से वैल्यू आएगी प्लस माइनस हमारे पास बाहर है। नेक्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करें, n = 1 लेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से 1/2 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट वैल्यू आएगी माइनस में 1/3 का फैक्टोरियल प्लस में 1/4 का फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन, हमारे पास यहाँ से ये वैल्यूज आएगी। तो अगर हम यहाँ से देखें ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये ई इनवर्स का एक्सप्रेशन है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू बन गई हमारे पास यहाँ से ई इनवर्स, तो e⁻⁻1 आ गया, यहाँ से माइनस बाहर है तो माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा 1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन, हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन बना है यहाँ से। तो अब अगर हम यहाँ से देखें ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों एक्सप्रेशन सेम ही तो है, तो ये भी हमारे पास ई इनवर्स बनेगा। तो 1 माइनस ई इनवर्स, यहाँ से माइनस में ई इनवर्स है ही यहाँ पर, तो उसको सिंप्लीफाई कर ले तो 1 - 2 ई इनवर्स आ गया हमारे पास यहाँ से सम ऑफ सीरीज। तो अगर ऑप्शन से हम देखते हैं तो 1 - 2/e, तो 1 - 2/e हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is also from part B. The question says that let f be a non-constant polynomial of degree k and let g from R to R be bounded continuous function. Which of the following statement is necessary true? हमें find out करना है कौन सा statement true होगा। So one by one counter example लेते हैं। हमें fx एक polynomial लेना है जिसकी जो non constant होना चाहिए। तो fx equals to हम यहाँ से x² assume कर लें, ये हमारे पास नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। और g ऑफ x इक्वल्स टू हमने बाउंडेड फंक्शन लेना है, तो -5 ले लेते हैं, -5 -8 -2 आप कोई भी एंट्री ले सकते हैं। लाइक अगर -2 भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें f ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप से जाएगा। g ऑफ x इक्वल्स टू -2 हमने लिया है, तो यहाँ से ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है -2 ही आ रही है, तो कुछ इस टाइप से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये तो -2 से होके जा रहा है और ये x² का फंक्शन है। तो हमारे पास कहा गया है fx0 इक्वल्स टू g0, एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो हो ही रहा है देयर एग्जिस्ट। बट अगर हम यहाँ से देखें एक ग्राफ तो हमारे पास यहाँ से ये जा रहा है और दूसरा ग्राफ हमारे पास ये जा रहा है, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया? एक तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर देखें तो देयर एग्जिस्ट x0 इफ k इज इवन, k हमारे पास यहाँ से डिग्री k दी हुई है, तो k इवन डिग्री का होगा तो देयर एग्जिस्ट कहा गया है। k तो हमने इवन fx तो हमने इवन डिग्री का पॉलिनोमियल ले दिया, बट स्टिल हमारे पास कोई से भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। साथ ही हमारे पास अगर सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन तो कह रहा है कभी होगा ही नहीं। इन केस अगर आप यहाँ से gx की वैल्यू +2 ले लोगे तो +2 हमारे पास कुछ यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के केस में दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दो पॉइंट्स पे fx की वैल्यू gx के इक्वल आ रही है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, तो सीधी सी बात है जो बचा हुआ ऑप्शन फोर्थ है वही हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। और इन केस अगर यहाँ से आप देखना भी चाहें तो हमारे पास अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर ऑड डिग्री का होगा तो f ऑफ x का ग्राफ हमारे पास यहाँ से कुछ इस टाइप से बनेगा, ये सारी वैल्यूज कवर करेगा। और g ऑफ x तो हमारे पास बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेना है, तो बाउंडेड के केस में एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, तो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from part C. The question says that which of the following are uniformly continuous on interval 0 to 1. ओपन इंटरवल दिया है, चार ऑप्शंस दिए हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें हमारा इंटरवल बाउंडेड इंटरवल है, तो किसी भी बाउंडेड इंटरवल में अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक तो फंक्शन इसमें कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, साथ ही इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइक ए बी इंटरवल की अगर बात करें तो एंड पॉइंट्स एक तो ए हो गया एक बी हो गया, इन पर हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो अगर इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन है प्लस हमारे पास यहाँ से कॉन्टिन्यूस है, तो इसके केस में हम यहाँ से कह सकते हैं ये यूनिफॉर्म अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल हमारे पास यहाँ पर होगी ही होगी। तो अब अगर 1/x की बात करें हमारे पास कॉन्टिन्यूस तो है, बट एंड पॉइंट यहाँ से जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 होगा 1/x हमारे पास यहाँ से डिफाइन नहीं होगा। अगर डिफाइन नहीं होगा तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें sin x/x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे sin x/x को अगर हम यहाँ से देखें 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास sin x का डिफरेंशिएशन cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 1, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से इसकी 1, 0 पे डिफाइन हो गया और 1 पे तो खैर ये डिफाइन है ही, तो साथ ही कॉन्टिन्यूस भी है, तो ये हमारे पास यहाँ से यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। रेस्पेक्टिवली अगर हम यहाँ से देखें x sin 1/x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या है
इसी तरह हमारा सेकंड ऑप्शन है जो कि कहता है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 पर अगर देखें तो साइन 1/x हमारे पास यहाँ से डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन नहीं होने के केस में हमारे पास यहाँ से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। बट अगर हम यहाँ से x साइन 1/x की वैल्यू देखिए, जब हमारे पास x इज टेंडिंग टू 0 आएगी तो ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगी और 1 पे तो खैर डिफाइन है ही। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होंगे। बेसिक ट्रिक लगा के हमने यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट सी। द क्वेश्चन सेज दैट लेट n equals to 1 to 3 up to natural numbers said here which of the following n cross n to n is इंजेक्टिव फंक्शन। हमें बताना है इनमें से कौन सा इंजेक्टिव होगा। तो इंजेक्टिव के केस में तो हम यहाँ से ये जानते हैं अगर x इक्वल्स टू y है, दिस वन इज इम्प्लाइंग f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y हमारे पास होता है अगर फंक्शन हमारे पास यहाँ से इंजेक्टिव फंक्शन है। इफ की कंडीशन होती है हमारे पास यहाँ से अगर f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y है देन x इक्वल्स टू y होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास अगर x डज नॉट इक्वल्स टू, अगर हम इसमें देखें x डज नॉट इक्वल्स टू y लेके चलें तो f ऑफ x डज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ y आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन अगर हमारे पास यहाँ से फुलफिल होगी तो ऐसा फंक्शन हमारे पास यहाँ से इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ से इसके लिए काउंटर एग्जांपल्स देखें, फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर हम यहाँ से देखें, फर्स्ट ऑप्शन तो हमें क्या कहता है f, अगर हम इसमें 2 पॉइंट ले लेते हैं x1 x2 x1 y1 x2 y2, तो अगर हम इसके केस में m1 m2 ले लेते लाइक f1 m1 n1 n1 n1, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 m1 3 रेस्ट टू द पावर n1 रेस्पेक्टिवली f2 m2 n2। अगर हम यहाँ से देखें f1 ही आएगा m2 n2 फंक्शन पे अगर देख लें तो इसकी वैल्यू 2 m2 3 n2 आएगी। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, अगर f1 m1 n1 इक्वल आ जाए हमारे पास यहाँ से f1 m2 n2 की, तो इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 2 की पावर m1 3 की पावर n1 इक्वल आना चाहिए 2 की पावर m1 3 की पावर n2 की। तो रेस्पेक्टिव एंट्रीज को अगर हम कंपेयर कर ले तो हमारे पास जब भी m1 की वैल्यू n1 m2 के इक्वल होगी, यहाँ से m2 आएगा रेस्पेक्टिवली n1 की वैल्यू n2 के इक्वल आएगी, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। रेस्पेक्टिवली अगर सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन में हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में है f2 फंक्शन। f2 फंक्शन हमें जो दिया हुआ है m, n की वैल्यू हमें यहाँ से mn प्लस m प्लस n हमें यहाँ से गिवन है। तो हम अगर यहाँ से देखें हमारे पास 1,2 पॉइंट देखते हैं तो 1,2 पर वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से आएगा 1 into 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ से 5। रिस्पेक्टिवली अगर f2,1 की वैल्यू देखें तो 2,1 की वैल्यू भी तो सेम ही आ रही है, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से रेस्पेक्टिव एंट्री को कंपेयर करें, 1 की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, फिर भी हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ रही है इक्वल, तो हमारे पास ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं आ रहा। x1 और x2 की वैल्यू बराबर नहीं है बट स्टिल fx1 इक्वल टू fx2 आ रहा है, तो इसके केस में ऑप्शन हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से नेक्स्ट कंडीशन देखें, इसमें हम यहाँ से ले लेते हैं नया पॉइंट, थर्ड ऑप्शन में हम पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से f3 के लिए पहला पॉइंट तो हम ले लेते हैं 1,4 के रेस्पेक्ट में, f3 के लिए हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 8,1। इन पर हमारे पास यहाँ से वैल्यू बराबर आएगी क्योंकि यहाँ से m स्क्वायर लेंगे विच इज इक्वल टू 1 एंड 4 का क्यूब आएगा, यहाँ से आएगा 64 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास वैल्यू इक्वल, सेम वैल्यू हमारे पास इसके लिए आएगी बट ये एंट्रीज इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली अगर नेक्स्ट ऑप्शन f4 के लिए देखिए, f4 के लिए हम यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं, स्क्वायर और क्यूब पे बात करें तो स्क्वायर और क्यूब पे सेम केस में हम यहाँ से ले सकते हैं 1,100 और इसके केस में आ जाएगा 100,100,1 वैल्यू सेम आ जाएगी। यहाँ से पहले चेकआउट कर लेते हैं f1,100 100,1 पे, तो मुझे मैच नहीं लग रहा, इनकेस कुछ मिस्टेक है बट देखते हैं। 1,100 पे अगर देखेंगे तो वैल्यू आएगी 100 रेस्ट टू द पावर 3 रेस्पेक्टिवली। अगर हम यहाँ से ले 100 रेस्ट टू द पावर 3 बन रहा है तो इसके लिए हम यहाँ से ले सकते हैं, और इसमें हम यहाँ से f की वैल्यू 1000 ले सकते हैं। 1000,1 अगर लेंगे तो 1000 रेस्ट टू द पावर 2 आएगा विच इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 10 रेस्ट टू द पावर 6 तो सिंप्लीफाई होगी हमारे पास यहाँ से वैल्यू। तो ये हमने काउंटर एग्जांपल ढूंढ दिया जिसके लिए हमारे पास दोनों में वैल्यू इक्वल आ रही है, बट यहाँ से दोनों एंट्रीज हमारे पास यहाँ से x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। सो ओवरऑल हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ से इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कह रहा है लेट f(x, y) इक्वल्स टू u and v of xy from R2 to R2 be differentiable function. Let a function denotes a matrix or A denotes the matrix of derivative of f at origin with respect to the standard basis R2. Assume that f of y minus x equals to v of xy minus u of xy for all xy belongs to R square, then which of the following statement is true here?
सो हम अगर यहाँ से देखें एफ का डेरिवेटिव का फंक्शन जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है वो ए से रिप्रेजेंट की जा रही है। एफ हमें यहाँ से फंक्शन गिवन है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, अगर मैट्रिक्स बनाए तो यहाँ से ये एफ ऑफ एक्स वाई, इसका हमने यहाँ से पहले ये देखना है, हमने इसके रेस्पेक्ट में बताना है। एफ ऑफ वाई माइनस एक्स इस तरीके से लिया गया और ए जो मैट्रिक्स है इस एफ का डेरिवेटिव है। तो इस एफ का अगर डेरिवेटिव करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास यू एक्स एट एक्स वाई आएगा, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एट एक्स वाई आएगा, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एट एक्स वाई आएगा, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एट एक्स वाई आएगा। जैकोबियन मैट्रिक्स की फॉर्म से हमने यहाँ से ये लिख लिया है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल है हमारे पास यहाँ से u एट एक्स वाई कॉमा v एट एक्स वाई की फॉर्म में। रेस्पेक्टिवली हमें यहाँ से एक एंट्री और दी हुई है f ऑफ y कॉमा माइनस का x। अगर हम इससे बनाएं, ये तो हमें यहाँ से क्या दिए हुए v ऑफ x कॉमा वाई कॉमा माइनस ऑफ u कॉमा x कॉमा वाई की फॉर्म में हमें यहाँ से ईद की मैंने, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से लिखना चाहें जो हमने पहले लिखी हुई है ये हमारी इक्वेशन, इससे अगर हम सिंप्लीफाई करें, इससे अगर हम यहाँ से देखें f ऑफ y कॉमा माइनस ऑफ x लिखना चाहें तो जैसे यहाँ xy है, यहाँ xy है और यहाँ भी xy है। अब अगर xy में हमने चेंज कर दे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, u एट y कॉमा माइनस ऑफ x लिख सकते हैं इसे, कॉमा v ऑफ y कॉमा माइनस ऑफ x लिख सकते हैं। ये एंट्री आ जाएगी, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से हमने यहाँ पर बना ली थी जो हमने सबसे पहले लिखी थी। ये इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में अगर हम एंट्रीज कंपेयर करें तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, u एट y कॉमा माइनस ऑफ x इक्वल आ जाएगा v ऑफ x कॉमा y के। रेस्पेक्टिवली हमारे पास यहाँ से माइनस ऑफ u कॉमा x कॉमा y हमारे पास आएगा यहाँ से v ऑफ y माइनस ऑफ x के इक्वल, ये एंट्री आएगी। अब अगर हम यहाँ से पॉइंट 0 0 पे देखें तो एट पॉइंट 0 0 हमारे पास u एट 0 इक्वल टू v एट 0 आएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें यहाँ से u एट 0 since u एट 0 0 इक्वल्स टू v एट 0 0 विच इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 0 ही आएगा। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, क्योंकि अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमें 0 मिलेगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें और या फिर एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहे ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ से u एट 0 0 इक्वल्स टू v एट 0 0 माइनस ऑफ u एट 0 0 इज इक्वल्स टू v एट 0 0। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल रहा है, दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 ही है। अब अगर u का डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 0 हमारे पास ये लिखा जा सकता है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 u 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस ऑफ u एट 0 0 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ से h। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 u एट h कॉमा 0 माइनस ऑफ u एट 0 0 जिसकी वैल्यू तो 0 ही है डिवाइडेड बाई h आ रहा है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें u h कॉमा 0 को हम क्या लिख सकते हैं, u एक्स वाई इक्वल्स टू हमारे पास लिखा जा सकता है u ऑफ y कॉमा माइनस ऑफ x हमारे पास लिखा जा सकता है यहाँ से u एट एक्स वाई के। यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम सिमिलर लिखें तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं u ऑफ v की फॉर्म में लिखा जा सकता है यहाँ से 0 कॉमा माइनस 0 कॉमा h आ जाएगा हमारे पास यहाँ से डिवाइडेड बाई h है और लिमिट h इज टेंडिंग टू हमारे पास यहाँ से 0। ये फॉर्मेट तो आएगी फ्रॉम दिस इक्वेशन, हमने यहाँ से इस इक्वेशन से सिंप्लीफाई की है। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करें इससे हम ये भी लिख सकते हैं लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 v एट 0 कॉमा 0 प्लस h माइनस v एट 0 0 डिवाइडेड बाई h। ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, ये वैल्यू आ गई v ऑफ y एट 0 0 u ऑफ x, u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट। इसी तरीके से अगर हम u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y एट 0 0 लिखें तो ये आएगा लिमिट k इज टेंडिंग टू 0 u एट 0 कॉमा 0 प्लस k माइनस ऑफ u एट 0 0 डिवाइडेड बाई k आएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट k इज टेंडिंग टू 0 u एट 0 कॉमा k डिवाइडेड बाई k आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करके ये भी तो लिख सकते हैं u k कॉमा k टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। ये फॉर्मेट किसके इक्वल आएगा, u ऑफ 0 कॉमा k की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ से हमने इस इक्वेशन में सिंप्लीफाई की है, u एट 0 कॉमा k हमारे पास यहाँ से इक्वल आएगा माइनस ऑफ y u एट एक्स वाई माइनस ऑफ u एट एक्स वाई इक्वल्स टू v एट y माइनस ऑफ x। तो अगर इसके सिमिलर देखें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस ऑफ v ऑफ k कॉमा 0 डिवाइडेड बाई k आएगा, जिसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। माइनस आगे लिख दिया, लिमिट k टेंडिंग टू 0 लिख दी, v एट 0 प्लस k माइनस 0 कॉमा 0 माइनस ऑफ v एट 0 0 डिवाइडेड बाई k आ गया। तो वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस ऑफ v x एट
0 0 एंड u एट y, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एट 0 0 इक्वल्स टू आई माइनस ऑफ v का डिफरेंशिएशन एट विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 0। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, फर्स्ट इक्वेशन में हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला था? फर्स्ट इक्वेशन में तो हमने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला था कि ये जो दोनों एंट्री है, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 0 इज इक्वल्स टू v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एट 0 0। तो यहाँ से डायगोनल एंट्रीज इक्वल आएगी। अगर किसी ऑप्शन में डायगोनल एंट्री इक्वल नहीं है, वो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन सी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया था। नेक्स्ट ऑप्शन हमने यहाँ से ये देखा था, यहाँ से ये जो एंट्री आई है ये हमारे पास इसके माइनस के इक्वल आएगी। तो अगर हम यहाँ से देखें डायगोनल एंट्रीज तो इनमें इक्वल है, यहाँ से ये इस माइनस के इक्वल भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया। रेस्पेक्टिवली हम यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस के इक्वल आ रहा है। सेम कंडीशन से लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। रीजन हमने एक्सप्लेन कर ही लिया है, यहाँ से क्यों है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from part C. The question says that f from close interval 0,1 to open interval 0,1 be a function. Which of the following statement are false? We have to find which of the following is false. So अगर one by one हम options को देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास f यहाँ से क्या दिया हुआ है? f हमने यहाँ से क्लोज इंटरवल से दिया हुआ है ओपन इंटरवल पे मैपिंग हुआ फंक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें कहता है अगर f ऑन टू होगा तो f कॉन्टिन्यूस होगा। सेकेंड ऑप्शन हमें कहता है f कॉन्टिन्यूस होगा तो f देन f इज नॉट ऑन टू। तो हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमें फॉल्स बताना है, तो फॉल्स ऑप्शन के लिए अगर हम यहाँ से देखें f अगर हम यहाँ से ले रहे हैं, f हम कॉन्टिन्यूस मान के चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूस हम जानते हैं ये क्लोज है इंटरवल और बाउंडेड भी है। तो क्लोज बाउंडेड इंप्लाइज कॉम्पैक्ट, और अगर कॉन्टिन्यूस इमेज है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो कॉम्पैक्ट की इमेज हमारे पास यहाँ से कॉम्पैक्ट पे लेके जाएगा। तो कॉम्पैक्ट पे अगर लेके जाएगा तो 0,1 से कॉम्पैक्ट इंटरवल a, b में चला जाएगा जो कि कंटेन करेगा ओपन इंटरवल 0,1 में। अगर ये यहाँ से कंटेन करता है इसके अंदर तो सीधी सी बात है सारे की प्री इमेज हमें नहीं मिल रही। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ से हमारे पास नॉट ऑन टू आ गया। अगर हमारे पास यहाँ से ये कॉन्टिन्यूस लेके चल रहे हैं तो नॉट ऑन टू आ रहा है, तो नॉट ऑन टू आ रहा है तो ये हमारा ट्रू रिजल्ट आ रहा है। हमें फॉल्स बताना है तो ये रिजल्ट तो ट्रू हो गया। इसी तरीके से f अगर हम यहाँ से ले, इसी तरीके से f अगर हम यहाँ से ऑन टू लेके चल रहे हैं, अगर f हमारा ऑन टू फंक्शन है तो क्लोज इंटरवल 0,1 की इमेज हमें 0,1 ओपन इंटरवल में सबकी मिल रही है। अब अगर सबके में इमेज मिल रही है हमारे पास यहाँ से, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से इन सारे की हमें प्री इमेज मिल रही है। अब सारे की प्री इमेज मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर सारे की प्री इमेज मिलेगी तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट पे मैप करता है। तो यहाँ से इसका कंट्राडिक्शन हो गया, तो ये स्टेटमेंट कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन हियर। अगर नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम देखें, एफ हमने यहाँ से मैपिंग अज्यूम कर लेते हैं जो हमारे पास 1-1 मैपिंग हो। तो 1-1 मैपिंग के लिए हम यहाँ से कैसे भी मैपिंग अज्यूम कर सकते हैं। एफ हम यहाँ से एक मैपिंग लेके चल रहे हैं। अगर x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से बिटवीन 0 to 1/2 है, हमारे पास यहाँ पर 1/2 x इज इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं। यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं x + 1 रेस्पेक्टिवली। अगर हम यहाँ से देखें इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0 to 1 में मैप होनी चाहिए, तो 1/4 लगा देते हैं। यहाँ से 1/2 अगर देखें तो 1/2 x 1/2 + 1/2 इक्वल टू 1 आएगा। इसमें कंटेन कर गई, ठीक है। और अगर यहाँ से देखें 1 + 1/x + 1/3 ले लेते हैं, तो यहाँ से whenever x is between 0 to 1 + 1/3 हो गया, तो x/3 ले लेते हैं यहाँ से। ये हमने यहाँ से एक फंक्शन अज्यूम कर लेना है। अब अगर ये फंक्शन देखें हमारे पास 1-1 फंक्शन है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखते हो तो इसमें वैल्यू हमारे पास क्या से क्या आ रही है। तो हमने यहाँ से ऑप्शन ये तो कह रहा है 1-1 फंक्शन लेना है। अगर 1-1 अब ये फंक्शन हमारा 1-1 फंक्शन है, 1-1 है, बट यहाँ से हम देख सकते हैं फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है, बिकॉज x एट 1/2 अगर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी 1/2 + 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट आ रही है 1/2 + 1/3, दोनों इक्वल नहीं आ रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1-1 तो है बट हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो अगर देखें f इज 1-1 देन कॉन्टिन्यूस, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। थर्ड ऑप्शन भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया। रेस्पेक्टिवली अगर f कॉन्टिन्यूसली तो f इज नॉट 1-1, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। हम यहाँ से f कोई भी फंक्शन अज्यूम कर सकते हैं। लेट अस टेक fx हमारा कोई भी फंक्शन है x + 1/3 और यहाँ से x/4 ले लेते हैं। x/4 + 1/3 हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है ही, साथ ही 1-1 भी है। तो हमने काउंटर एग्जांपल इसमें भी ढूंढ लिया। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन हियर, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, ये सारे स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का, लेट एक्स एंड बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो हमें यहाँ से वन बाय वन ऑप्शन चेकआउट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है अगर x2n और x2n+1 कन्वर्स करिए देन सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं, हाँ जरूर यहाँ से ये दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, तो अगर कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कन्वर्स करे और कन्वर्स टू सेम पॉइंट, कन्वर्स टू सेम पॉइंट और सेम लिमिट, देन हमारे पास यहाँ से ये कन्वर्जेंट होगी। लाइक अगर हम यहाँ से ले लें -1n, ये हमने एक सीक्वेंस ले लेनी है, तो इसमें एक वैल्यू +1 आएगी, एक वैल्यू -1 आएगी। +1 -1 तो सारे n इवन का अगर हम देखेंगे तो 1 1 1 आएगी, ये कन्वर्स करेगी 1 पे, रेस्पेक्टिवली -1 का लेंगे तो -1 ये कन्वर्स करेगी -1 पे। तो यहाँ से दो सीक्वेंस आ गई, एक इवन नंबर्स के लिए, एक ऑड नंबर्स के लिए, पर यहाँ से दोनों कन्वर्जेंट भी है बट सेम लिमिट पे नहीं जा रही। तो यहाँ से ये जो हमारी सीक्वेंस है ये हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, तो हमारा यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हमने काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड कर देना है। सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन हमारा कहता है इफ हमारे पास -x1 xn कन्वर्जेंट होगी, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है हमारे पास। अगर हम यहाँ से देखें इसके लिए काउंटर एग्जांपल, तो ये सेम सीक्वेंस ही ले सकते हैं यहाँ से सेकंड में काउंटर एग्जांपल के लिए, क्योंकि -1n से -1n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बनेगी। ये तो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, बट यहाँ से ये जो ओरिजिनल सीक्वेंस हमने ली है ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसी काउंटर एग्जांपल से सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। रेस्पेक्टिवली अगर थर्ड ऑप्शन देखें तो हमारे पास यहाँ से थर्ड ऑप्शन तो डायरेक्ट रिजल्ट है, जो कि कहता है अगर हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और तब xn/1/n बाउंडेड होगी, तो यहाँ से ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, क्योंकि ये कन्वर्स करेगी, दोनों की लिमिट इक्वली तो आएगी। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी लिमिट हमारे पास बाउंडेड होगी अपने आप ही, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट से हमारे पास करेक्ट हो गया। रेस्पेक्टिवली अगर फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन कहता है xn हमारे पास अनबाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसकी सारी सब सीक्वेंस अनबाउंडेड होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, xn हम यहाँ से एक सीक्वेंस ले लेते हैं जिसके सारे n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो 1 आ जाएगी, और अगर n हमारे पास यहाँ से इवन हुआ तो उसके रेस्पेक्टिव n वैल्यू ले लेंगे। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी ये क्या बनेगी, 1 के लिए वैल्यू 1 आ गई, 2 के लिए वैल्यू 2 आ जाएगी, 3 के लिए वैल्यू 1 आएगी, 4 के लिए वैल्यू 4 आ जाएगी, 5 के लिए वैल्यू 1, 6 के लिए वैल्यू 6 एंड देन सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। इसमें हम सब सीक्वेंस ले सकते हैं। n अगर ऑड लेंगे तो उसके केस में हमारे पास 1 1 1 1 आ गई, ये हमारे पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है जो 1 पे कन्वर्स कर रही है, तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। तो यहाँ से ये और ये अनबाउंडेड भी नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ है, यहाँ से केवल एक ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This one is last question of this video. Question says that let xy be the real numbers such that y is less than equals to x and greater than from 0 and n is positive integer, then which of the following are true। हमें फाइंड आउट करना है कौन से ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होंगे। तो यहाँ से n तो हमें नेचुरल नंबर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, मतलब नेचुरल नंबर हमें यहाँ से लेना है, y की वैल्यू लेस देन x लेनी है। तो 1 2 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ग्रेटर देन फ्रॉम 0 लेना है, तो अगर y की वैल्यू हम 1 ले लें तो रिस्पेक्टिव x की वैल्यू हमें 2 लेनी होगी, और n की वैल्यू हम यहाँ से 2 ले लेते हैं। सिंप्लीफाई करें, फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर n इंटू वाई रेस्ट टू द पावर n-1 इंटू x माइनस वाई देखना है, तो x माइनस वाई की वैल्यू तो यहाँ से इस काउंटर एग्जाम्पल से 1 आनी है, n की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, ओवरऑल वैल्यू 2 आ गई। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में वैल्यू दी हुई है x की पावर n माइनस वाई की पावर n, तो हमारे पास यहाँ से आएगा 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 इम्प्लाइज 3 आ रहा है, दोनों वैल्यू ना तो इक्वल आ रही है। 2 लेस फ्रॉम 3 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन हमारे पास डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि यहाँ से उल्टी कंडीशन दी है, और काउंटर एग्जाम्पल से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों में से एक तो करेक्ट हो गई, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। रेस्पेक्टिवली इसके लिए ले लेते हैं सेम काउंटर एग्जाम्पल, n इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 2 के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ से n इंटू इसमें n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 x माइनस वाई लिया हुआ है, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू 4 आएगी, रेस्पेक्टिवली x की पावर n y की पावर माइनस में n 3 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से ये वैल्यू उल्टी आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। रेस्पेक्टिवली जो बी ऑप्शन है डिस्कार्ड हो गया, तो काउंटर एग्जाम्पल से सीधा सीधा ए और डी ऑप्शन हमने करेक्ट कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।